हेलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कैंसर के बारे में एंड ड्रग्स अल्कोहल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज नाम का चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए, कैंसर क्या है? मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई मरना नहीं चाहता बच्चों इस डिजीज से, लेकिन काफी ये कष्टकारक डिजीज है, भयावह डिजीज है। ड्रीडेड मतलब भयावह है, जिससे ह्यूमन बींग्स की मृत्यु हो रही है एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बच्चों मारे जा रहे हैं और ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारक है। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर। 10 लाख से ज्यादा बच्चों पर ईयर, मतलब दसियों लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। और लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। और वार्षिक रूप में बहुत सारे लोग इसमें से मर भी जाते हैं बच्चों। उनको ट्रीटमेंट मिलता है तो भी, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो भी। मैकेनिज्म समझेंगे। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। देखिए, कैंसर की स्टडी को कहते हैं बच्चों ऑन्कोलॉजी, जिसमें कैंसर की स्टडी और ट्रीटमेंट करते हैं। ये ब्रांच मेडिकल की कहलाती है बच्चों ऑन्कोलॉजी। तो आपने सुने होंगे कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वो होते हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, कैंसर की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कैंसर या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इसके ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल के बारे में हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अभी काम करना, जितना भी हमने काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी और मेडिसिन में कैंसर को लेकर के और इसके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारा काम करना बाकी है। नेक्स्ट, अवर बॉडी, इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड होता है। बच्चों, हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ हो रही है और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसको हाईली कोऑर्डिनेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कैंसर सेल में देखें तो यहाँ पर यही हाईली कंट्रोल जो है ना मैकेनिज्म, ये दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म बच्चों क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, इसको तोड़ दिया जाता है। कैसे तोड़ दिया जाता है? सबसे पहले आप जानेंगे कि नॉर्मल सेल आखिर नॉर्मल क्यों रहती है, वो कैंसर सेल में क्यों नहीं कन्वर्ट। तो यहाँ पर आप जान पाएंगे कि नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन नाम की सेल क्या है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक ये सेल है और ये सेल बच्चों बगल वाली सेल के कांटेक्ट में है इस तरीके से, और ये बगल वाली सेल इस सेल के पास कांटेक्ट में है, ठीक। तो इनकी मेम्ब्रेन पे इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, ठीक, रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। और ये तीनों सेल बच्चों 1 2 3 एक दूसरे से कांटेक्ट में। अब जो फर्स्ट वाली सेल है थर्ड वाले को मैसेज देगी कि तुम डिवीजन मत करना, अननेसेसरी डिवीजन मत करना। वहीं सेकंड वाली भी थर्ड को देगी यहाँ पर सिग्नल कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट में रहने से, कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में हूं, तुम अननेसेसरी, तुम्हें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाली सेकंड वाले को मैसेज देगी कि तुम्हें अननेसेसरी डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द बच्चों कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट में है सेल, इसलिए आगे फर्दर डिवीजन करने को रोक रही है सेल्स को, इसी को कहते हैं बच्चों कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में तो होती है, लेकिन बच्चों ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है कैंसर सेल में। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण ये सेल आपस में कांटेक्ट में रहती हैं और इनहिबिट कर देती हैं अपने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, आगे नहीं करती। लेकिन जरा कैंसर सेल के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं रहता है कैंसर सेल में, ये कांटेक्ट इनहिबिशन खो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल फर्दर डिवाइड करने लगती है और बहुत तेजी से डिवाइड करती हुई चलती हैं। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells, और इन masses of cells को हम बोलते हैं बच्चों ट्यूमर्स। ये सेल का जो मास अननेसेसरी बन गया है इसको बोलते हैं ट्यूमर्स। अब ट्यूमर जो होते हैं कैंसर से बनने वाले, वो बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर होता है बिनाइन। ये बिनाइन ट्यूमर जहां पर बनता है स्टैचुरी रहता है, वहीं पर बच्चों रहता है, वह जहां पे ये बनेगा वहीं पर स्टैचू रहेगा, मतलब
वहीं पर स्थित रहेगा। लेकिन जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बच्चों, ये मूव कर जाता है। तो अगर इसकी सेल्स जहां जहां से मूव कर जाएंगी वहां वहां कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो बिनाइन ट्यूमर के बारे में आप याद रखेंगे कि नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन and do not spread to other part of the body and cause little damage। ये केवल और केवल कुछ ही डैमेज करता है, और इसमें जो बच्चों है सबसे अच्छी सर्जरी मानी जाती है बिनाइन ट्यूमर में, इसको हट करके हटा सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखें तो आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड, इसमें जो सेल्स होती हैं इनकी सेल को नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं बच्चों, या ट्यूमर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स बहुत तेजी से बच्चों ग्रो करती हैं और आसपास की सेल को इन्वेड कर लेती हैं उनके एरिया को, और डैमेज करती हैं सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, क्योंकि वहां से नरिशमेंट बहुत तेजी से लेती हैं। तो आसपास की जो सेल है वो स्टार्विंग में चली जाती हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, कैंसर की सेल न्यूट्रिशन को नहीं ले लेती बॉडी से। तो एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि कॉम्पिटिंग करेंगी नॉर्मल सेल के साथ, और कॉम्पिटिंग करेंगी, कंपटीशन करेंगी, तो नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये फर्दर आगे न्यूट्रिशन को घसीट लेंगे। नेक्स्ट, सेल्स स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड। अब ऐसी सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स अगर यहां से कट करके किसी दूसरे रीजन में चली जाती हैं तो वहां क्या होगा, वेयर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर। तो जहां पर भी वो फंस जाएंगी, रुक जाएंगी, वहीं पर एक नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों मेटास्टेसिस। बहुत भयावह स्थिति होती है इसमें, डॉक्टर कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। डॉक्टर यही कहेंगे कि पेशेंट को ये मेटास्टेसिस का रिपोर्टेड हुआ है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो संभवतः दूसरी जगह भी कैंसर हो सकता है। तो दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कॉजेज देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं। Transformation of normal cell into cancerous cells, that is neoplastic cell, may be induced by, इसको इंड्यूस्ड करने वाले कौन कौन है? पहला है फिजिकल आपका फैक्टर, दूसरा है केमिकल फैक्टर, और तीसरे है बायोलॉजिकल फैक्टर या एजेंट्स। तो फिजिकल फैक्टर से या एजेंट से आ सकता है आपके अंदर कैंसर बनने के लिए, केमिकल से हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट से कैंसर हो सकता है। इन सभी को, इन सारे एजेंट्स को बच्चों कार्सिनोजेंस कहा गया है। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। चलिए अब फिजिकल में देखते हैं कौन कौन हो सकते हैं। तो जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे बच्चों, एक्सरेज। एक एक एग्जांपल को आपको यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस में भी पूछे जाते हैं और इस तरीके से मैचिंग में भी पूछे जाते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एग्जाम्पल है एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर लिया जाएगा तो आएगा यूवी रे, जो कि क्या करते हैं, ये लोग डीएनए को डैमेज करते हैं। अब डीएनए डैमेज होगा तो आपको पता है डीएनए के पास इटसेल्फ पावर है रिपेयर करने के लिए। अब डीएनए डैमेज होगा, फिर से रिपेयर होगा, तो हो सकता है लार्ज म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, अल्टरेशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड में, तो लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नई इंफॉर्मेशन जनरेट हो जिससे क्या हो जाए, कैंसर कॉज करने का मैसेज बन जाए। और कैंसर कॉज करने का मैसेज अगर डीएनए में बन गया तो उसी से एमआरएनए भी वैसा बनेगा, एमआरएनए में उसी प्रकार की प्रोटीन बनेगी और उसी प्रकार की प्रोटीन को रीड करके वैसा ही काम बॉडी में आपके सेल में होना शुरू हो जाएगा। The chemical carcinogens present in tobacco smoke। फिर यहाँ पे आगे बात की जा रही है केमिकल एजेंट्स की, मतलब दूसरे वाले पॉइंट पे हम आ गए। तो केमिकल एजेंट्स में कौन आते हैं, केमिकल कार्सिनोजन आते हैं। जैसे टोबैको स्मोक में पाया जाने वाला निकोटीन बच्चों have been identified as a major cause of lung cancer। टोबैको से बच्चों माउथ का और गले का कैंसर तो होता है, लेकिन मेजरली इसमें लंग का भी कैंसर होता है। कह रहे हैं कि मेजर कॉज लंग कैंसर का है टोबैको स्मोक का, आप लोग जानिएगा। तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस बच्चों। अब बायोलॉजिकल में आ गए हम लोग। बायोलॉजिकल मीन में किसके द्वारा देख रहे हैं कैंसर फैलते हुए, वायरसेस के द्वारा। तो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, ये हमारे सेल को बच्चों क्या करते हैं,
यहाँ सेल की मशीनरी को हायर करके और कैंसर कॉजिंग डीएनए आरएनए को चेंज करवा लेते हैं, एल्टरेशन कर देते हैं। तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन, इनके अंदर जीन होता है, इनके जीन को वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं, मतलब वायरस के अंदर पाया जाने वाला कैंसर कॉजिंग जीन। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। बच्चों हमारी नॉर्मल सेल में भी ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन्स पहले से ही पड़े रहते हैं, जो कि व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जब किसी सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे तो कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो ये बच्चों नॉर्मल सेल को कैंसर कॉजिंग सेल में ट्रांसफॉर्म्ड करा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये तो कॉजेज हमने पढ़ लिए। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो वो कौन सी विधियां हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे early detection of cancer is essential as it allow the disease to be treated successfully in many cases। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया आपने कैंसर को तो आप जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपने पढ़े होंगे बच्चों, स्टेजेस चलते हैं कैंसर में, बोलते हैं उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड स्टेज का कैंसर है, थर्ड स्टेज का कैंसर है। तो यही डिटेक्शन पे पॉसिबल है। अर्ली डिटेक्ट हो गया तो दैट इज फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया, थोड़ा और उससे लेट हुआ तो सेकंड स्टेज का कैंसर हो गया, और लास्ट में ही आपने एकदम डिटेक्ट करवाया तो दैट इज थर्ड स्टेज का हो गया। तो कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। हम बायोप्सी पे बेसिस पे बच्चों डिटेक्ट करते हैं एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। अब ये बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होता क्या है, एक्चुअली जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू को आपको कैंसर हो उस टिश्यू का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है, देन उसकी स्टडी की जाती है, दिस इज बायोप्सी। उसका कल्चर वगैरह बनाते होंगे, सेल को देखते होंगे, और देखने के बाद उसकी स्टडी करने के बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार का कैंसर उसको हुआ है। स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड द ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकीमियाज। बच्चों ल्यूकीमियाज क्या है? ल्यूकीमिया इट इज अ बच्चों व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर है। व्हाइट ब्लड सेल आपके पास WBC होती है ना, तो WBC का अचानक से बढ़ना, ब्लड में बढ़ जाना, नॉर्मल से काफी ज्यादा ये बढ़ी रहती है, इसको बच्चों ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया अगर है किसी को तो उसके लिए ब्लड और बोन मैरो टेस्ट को किया जाएगा, जिससे फर्दर पता चल सकते हैं। अदर ऑर्गन के लिए हम लोग बायोप्सी वगैरह करते हैं। तो इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन। जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू होता है वहां से हम थिन सेक्शन में उसको काट लेते हैं, फिर उसको स्टेंड किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप में, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। और इसको करता कौन है बच्चों? याद रखिएगा, पैथोलॉजिस्ट ही इसको करता है। कौन सी टेक्निक्स है जो अर्ली डिटेक्शन करा सकती हैं? टेक्निक्स जैसे रेडियोग्राफी जिसमें हम एक्सरेज का यूज करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जैसे जिसको सिटी स्कैन आप बोलते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे बोलते हो बच्चों MRI, ये कुछ यूजफुल डिवाइसेस हैं जो आपको डिटेक्ट करा के देंगे कैंसर को अर्ली स्टेज में। डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन की हम स्टडी इनसे कर सकते हैं, कैंसर का पता लगा सकते हैं। अब इसमें भी कंप्यूटेड टोमोग्राफी बच्चों ये एक्सरे का ही यूज करती है और 3D इमेज बनाती है इंटरनल ऑब्जेक्ट की। MRI बच्चों अपनी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेती है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को लिविंग टिश्यू में। मान लीजिए किसी बॉडी में बच्चों ये मिस्टर ए हैं और इनकी बॉडी में लीवर में कैंसर हो गया है या पैनक्रियाज में कैंसर हो गया है, तो यहाँ पर बायोप्सी वाली तो टेक्निक नहीं लग सकती कि आप इनकी चीर फाड़ करके छोटा सा टुकड़ा निकालें, फिर इसको स्टेंड करें, स्टेंड करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखें तो जाकर के डिटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वरना तो आप सिटी स्कैन के द्वारा अथवा तो आप MRI के द्वारा ही डिटेक्ट कर पाएंगे, और MRI बहुत अच्छे से कर ली जाती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है, साथ ही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग करती है, जिसके द्वारा ये इमेज खींच करके और उसकी फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी उसकी स्टडी करके आपको बता दिया जाएगा।
एंटीबॉडी भी कभी कभी नॉर्मल कैंसर सेल के खिलाफ बन जाती है, तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन भी कैंसर बता दिया जाता है। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट, लेकिन हर कैंसर के खिलाफ नहीं बनती है, कुछ स्पेसिफिक कैंसर हैं उन्हीं के खिलाफ उन सेल को एंटीजन मार करके एंटीबॉडी बन जाती है, और ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक को भी हम अप्लाइड कर सकते हैं, अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ऐसे लोगों में जिनके माता पिता में या जिनकी पीढ़ी में कैंसर हो चुका है लोगों को, उनके जीन्स को हम देख सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। पीसीआर आपने टेक्निक पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊंगा। पीसीआर के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है अर्ली स्टेज में ही कि क्या उनको भविष्य में कैंसर का खतरा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रीडिस्पोज ऑन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो उनको पहले से ही ऐसी लाइफ स्टाइल रखी जाए, उनको योगा कराया जाए, उनका एक्सरसाइज अच्छी दी जाए, उनको डाइट अच्छी दी जाए, उनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखा जाए, जिससे वो आगे भविष्य में इस डिजीज से, डेडली डिजीज से बच सके। Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogens। ऐसे इंडिविजुअल को एडवाइस किया जाए कि आपको कार्सिनोजेनिक एजेंट से दूर रहना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। स्पेशली यहाँ पे देखिए केमिकल से दूर रहने को कहा जा रहा है, जैसे टोबैको स्मोक नहीं करना है ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे लोग टोबैको स्मोक करते हैं तो उनमें ये लंग कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है। अब कैंसर तो हो गया, अब इसका कोई ट्रीटमेंट भी है क्या? क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो हर डिजीज में जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो होता है बच्चों मेडिसिन। आप मेडिसिन खा के उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर के इलाज में सबसे पहली अप्रोच जो होती है वो होती है सर्जरी। डॉक्टर यही सोचता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है तो इसको काट करके हटा दिया जाए, जैसा बोल रहा है ना। मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो वहां पे बच्चों रेडिएशन, हीट थेरेपी ये सब करने की सोची जाएगी, लेकिन बिनाइन में तो डायरेक्टली इसको कट करके हटा ही देते हैं पीस को। द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सर्जरी, देखिए यहाँ लिखा है, ये कॉमन अप्रोच है। बाकी डिजीज में कॉमन अप्रोच होती है बच्चों मेडिसिन दे करके, मेडिकेशन दे करके, लेकिन यहाँ पर कॉमन अप्रोच चलती है सर्जरी। सर्जरी से भी नहीं ठीक होता तो रेडिएशन थेरेपी लगा लेते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी लगा लेते हैं। तो इन रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी में बच्चों ट्यूमर सेल्स को इरेडिएटेड लीथली, इनको मारा जाता है बच्चों, लीथली मारा जाता है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। तो नॉर्मल टिश्यू को बचा लेते हैं, कैंसर सेल को चुन चुन करके बच्चों मारा जाता है ट्यूमर मास में से। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आते हैं जिनको कैंसरस सेल को मारा जाता है, किल करवाया जाता है। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक, ये कीमोथेरेपेटिक जो ड्रग होते हैं स्पेसिफिक होती हैं, पर्टिकुलर ट्यूमर में ही काम आती हैं। एक ट्यूमर में जो दवा काम आती है वो अगले ट्यूमर में काम में नहीं ली जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस। अब सॉरी, ये जो बच्चों कीमो चलता है, इस कीमो का कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है। आपने देखा होगा जब सेलिब्रिटीज को कैंसर होता है, अपना अमेरिका वगैरह में इलाज कराने जाते हैं तो उनके बाल झड़ जाते हैं, पूरी बॉडी पे बाल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे उनका बॉडी वेट गिर जाता है, देखा होगा आपने, एजिंग आ जाती है थोड़ी सी, तो उनमें हेयर लॉस दिखता है, एनीमिक हो जाते हैं, कुछ ये एक्सेट्रा यहाँ पे दिए गए हैं कैरेक्टर, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमानेंट हेयर लॉस नहीं है, ट्रीटमेंट होने के बाद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में ये बाल फिर से वापस आते हैं। Most cancer are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy। ज्यादातर कैंसर को बच्चों सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को मिला करके किया जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट को बच्चों कॉकटेल ट्रीटमेंट कहते हैं। कॉकटेल मतलब मिक्स, यहाँ पे हमारे पास योजना है, मिक्स प्लान के साथ इसको कर रहे हैं, कोई एक सिंगल अप्रोच नहीं लेके चल रहे हैं। मतलब पहले सर्जरी कर दी, जरूरत पड़ी तो रेडिएशन भी दिया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो बच्चों कीमो भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके के अप्रोच से कैंसर को ठीक किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ये ट्यूमर सेल के पास कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे ये अपने आप को बचा ले जाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। वरना फाइगोसाइटोसिस नाम की तो सेल है ना हमारे पास टिश्यू में, तो फाइगोसाइटोसिस सेल, हेल्पर टी सेल, ये सब क्या कर रही है? इनको उड़ा सकती थी, मार सकती थी, लेकिन इनके पास कुछ मैकेनिज्म है जिससे ये अपने आप को डिटेक्ट कर ले, अवॉइड डिटेक्शन कर देती हैं और बच जाती हैं इम्यून सिस्टम के डिस्ट्रक्शन से। इसीलिए
पेशेंट को गिवन दिया जाता है बच्चों सब्सटेंस दैट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। अब ये हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेगा। कैसे मॉडिफाइड करेगा कि अभी हमारी जो कैंसरस सेल अपने आप को डिटेक्ट करने से छुपा ले रही थी उनको डिटेक्ट करवा दिया जाएगा। तो ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है अल्फा इंटरफेरॉन। याद रखिएगा अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होता है, आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा ये एक्टिवेट करेगा, हाइपर एक्टिवेट करेगा, जिससे ये क्या होंगी, यहाँ जो कैंसर की सेल हैं इनको भी डिटेक्ट कर सकेगा, मार सकेगा, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो यहाँ पे कैंसर बच्चों खत्म होता है। अब आती है नई हेडिंग, हमें पढ़ना है बच्चों ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब्यूज किसे बोलते हैं? देखिए बच्चों अब्यूज, अब्यूज का मतलब क्या होता है? अगर सिंगल उसमें बात करें तो गाली, यानी अब्यूज का मतलब क्या है? शब्दों का, वर्ड्स का गलत यूज, है ना, शब्दों का गलत उपयोग क्या कहलाता है? अब्यूज। तो यहां पर भी है बच्चों, ड्रग्स किस लिए बनाई गई है? ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है। अल्कोहल वगैरह भी अदर चीज के लिए बनाया गया है, लेकिन उसको आप गलत वे में यूज कर रहे हैं, दैट वाइज वर्ड यूज हुआ है अब्यूज। तो अगर आप ड्रग्स का उपयोग उसके जिस चीज के लिए बना है उससे अलग यूज करते हैं तो ये अब्यूज है। आप नशे के लिए कर रहे हैं तो अब्यूज है, अल्कोहल को नशे में यूज कर रहे हैं तो अब्यूज है। सर्वेज एंड स्टैटिक्स शो करती हैं कि यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल बहुत तेजी से बढ़ा है यूथ के अंदर। यूथ पॉपुलेशन जो है वो इसकी एडिक्ट हो रही है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट इज कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। और इसके हार्मफुल दुष्प्रभाव भी बच्चों दिख रहे हैं। प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस अगर दी जाए तो यूथ को हम एनेबल कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन डेंजरस बिहेवियर पैटर्न से, और उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग जो है विच आर कॉमनली अब्यूज्ड। अब जो कॉमनली अब्यूज ड्रग हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, पूछती एनसीईआरटी। तो दैट इज ओपियोइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं और कोका एल्केलॉइड्स होते हैं। याद रखेंगे कौन कौन से ड्रग्स कॉमनली यूज्ड होते हैं बच्चों, अब्यूज किए जाते हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, एनसीईआरटी कहती है मेजॉरिटी ऑफ दीज, अब ये जो तीनों प्रकार के ड्रग की कैटेगरी हैं, मेजॉरिटी बच्चों फ्लावरिंग प्लांट से निकाले गए हैं। कहां से निकाले गए? फ्लावरिंग प्लांट से। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, सम ड्रग्स बच्चों फंजाई से भी प्राप्त हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। अब एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहली कैटेगरी आती है ओपियोइड्स नाम के ड्रग्स। हर ड्रग्स में आप ये जानेंगे कि उसमें केमिकल क्या है, वो इफेक्ट कहां करता है, उसके रिसेप्टर कहां है और वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, कहीं पर स्ट्रक्चर या किसी फ्लावर या शूट का नाम आया है तो भी आप याद रखेंगे कि पौधे के किस हिस्से से और किस प्रकार का वो निकाला जाता है। इसी प्रकार के यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग देखते हैं ओपियोइड्स को। ओपियोइड्स में क्या हो रहा है? ओपियोइड्स एक प्रकार का बच्चों ड्रग है जो कि बाइंड करता है हमारे स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। ये ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे सीएनएस में पाए जाते हैं बच्चों। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, दैट इज हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड बच्चों। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इसके लिए रिसेप्टर पहले से मौजूद है। साथ ही साथ बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी इसके रिसेप्टर मौजूद हैं। तो ओपियोइड्स को लेने से क्या होगा? ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका अफेक्ट दिखेगा। हेरोइन को कॉमनली हम लोग बच्चों स्मैक नाम से जानते हैं और इसका केमिकल नेम जो है डाई एसिटिल मॉर्फिन। एक्चुअली मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन किया जाता है, एसिटिल ग्रुप को जोड़ा जाता है, दो एसिटिल ग्रुप को जोड़ा जाता है मॉर्फिन में, इसलिए स्मैक का निर्माण होता है। अब ये स्मैक बच्चों व्हाइट कलर का होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, कोई सुगंध नहीं, अडरलेस होता है, बिटर होता है थोड़ा सा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखिए है यहाँ पे हो गया। ठीक से कहें तो अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ ऑप्शन में लगाइए डाई एसिटाइलेशन, है ना, दो बार एसिटाइलेशन करेंगे तभी ये ग्रुप जुड़ेगा, ऐसे ग्रुप ये जुड़ेगा नहीं बच्चों।
अब ये ड्रग ऑब्टेन कहां से होती है बच्चों? तो इस ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जिसमें मैंने कहा था डाई लगा लीजिएगा आप। उसके बाद देखें विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी। ये ओपियम पॉपी का प्लांट बनाया गया है, ये देखिए है ना, इसके फल से इसको बच्चों यहाँ पे चीरा लगा करके एक छोटा सा कट लगा देते हैं, इससे रेजिन निकलता रहता है, इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अभी इसी के बारे में बात कर रही है। पॉपी प्लांट दैट इज पेपावर, सॉरी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग और ये हेट्रोसाइक्लिक एक पांचवी रिंग है। ये 5 रिंग का इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। एक OH ग्रुप मौजूद है, एक OH ग्रुप इधर मौजूद है और एक मिथाइल ग्रुप इधर मौजूद है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये रिंग बच्चों मॉर्फिन की रिंग है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाकर के ये रिंग याद होगी। अब हम चलते हैं थ्योरी पे बच्चों। तो ये हीरोइन जो प्राप्त होती है बच्चों, ये स्मैक प्राप्त होता है, ये पेपावर सोमिनिफेरम नाम के प्लांट से प्राप्त होता है और इसको हम जनरली स्नॉटिंग के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। हेरोइन एक प्रकार का डिप्रेसेंट है, मस्तिष्क की गतिविधियों को डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को। और इसीलिए बच्चों कि इसके रिसेप्टर बॉडी पे होते हैं, तो जब कभी भी अगर किसी पेशेंट को इनसे दूर रखा जाएगा ड्रग से, तो होगा क्या, एंटी डिप्रेसेंट आपको मेडिसिन देने पड़ जाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देने पड़ेंगे। और सिम्टम्स इसके क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे है, तो डायरिया वगैरह भी पेशेंट को हो सकता है, एक्सट्रीम डायरिया हो सकता है, इस वजह से इसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर को, जो कि ब्रेन में मौजूद होते हैं। लिखा हुआ है विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर्स के द्वारा ही ये इंटरैक्ट करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की अगर बात करें तो आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट दैट इज कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के द्वारा ये प्लांट प्राप्त होते हैं। द फ्लावर टॉप्स लीव एंड द रेजिन, तो इसको बच्चों कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। फ्लावर टॉप्स इसमें यूज करते हैं, पत्तियों का उपयोग करते हैं और इसके रेजिन को निकालते हैं। आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, अब इसके अलग अलग रूप हैं यूज करने में। कैनाबिस सटाइवा को मैरिजुआना के फॉर्म में यूज होते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसी आधार पे इनके अलग अलग फॉर्म है। तो मैरिजुआना के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हशीश के फॉर्म में, चरस, गांजा, अनेक उनके रूप हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनहेल किया जाता है। ओरली भी इसकी पत्तियां खाई जा सकती हैं, लोग पत्तियां खा जाते हैं। These are known for their effect on cardiovascular system of the body, और इसका इफेक्ट जो दिखता है लार्जली हमें दिखता है बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज हमारे हार्ट पे, हार्ट गति को ये बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा, तेज कर देगा। यहाँ देखते हैं किसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए ये डायग्राम दिया गया है पत्ती का, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो यहाँ याद रखिएगा कैनाबिस सटाइवा का ये आपको पत्ती दी गई है और स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिड मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए ओपन कितनी रिंग्स हैं, 1 रिंग ओपन है, 2 रिंग ओपन है, क्लोज कितनी है, कोली सिंगल रिंग है। OH 2 ग्रुप पाए जा रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन की चेन भी लगी है। तो कुछ भी करके आप याद कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 हमारे पास ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है, एक क्लोज साइकिल है। इससे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को याद करेंगे, आपको बस याद होना चाहिए, है ना। अब अगली कैटेगरी जो ड्रग की आती है बच्चों, वो है कोका एल्केलॉइड, या इसको बोलते हैं कोकेन। कोकेन को बच्चों कोका प्लांट एरेथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। ये भारत का प्लांट नहीं है, ये नेटिव है साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से इसको लाया गया होगा भारत में। इट इंटरफेयर, कहां ये इंटरफेयर करता है, विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। हमारे ब्रेन में बच्चों एक केमिकल बनता है न्यूरॉन पे, दैट इज डोपामीन। डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो डोपामीन के कंसंट्रेशन से ये रिलेटेड है, डोपामीन को ज्यादा करेगा वरना कम करेगा, उसी से बॉडी के में जो फंक्शन होंगे वो प्रभावित होंगे। तो नशा करने से ऐसा ही प्रभाव आएगा। कोकेन कॉमनली बच्चों से कोक बोलते हैं या क्रैक बोलते हैं, इसको यूजली सूंघ करके लिया जाता है, नाक से स्नॉट किया जाता है, नाक से तीव्र गंध के रूप में इसको सूंघ लिया जाता है, उससे इसकी
लेने का मेथड है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटेड एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बच्चों ये सीएनएस पे इफेक्ट डालता है। सीएनएस पे इसका इफेक्ट है, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यू का मतलब अच्छा है ना, गुड, और फोरिया मतलब सेंस, तो गुड सेंस, इसको लेने के बाद अच्छा सेंस आता है, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सेसिव डोज अगर कोकेन का लेंगे तो ये हैलुसिनेशन करेगा। हैलुसिनेशन का मतलब जैसा सोचोगे वैसा, भले कूड़े के ढेर के पास बैठा होगा ये नशेड़ी, लेकिन इसको फील होगा बच्चों कि ये फूलों की घाटी के पास बैठा हुआ है, तो ये हैलुसिनेशन करवाता है। अदर वेल नोन प्लांट्स हैं हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखने वाले, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा के बारे में आपको पता होगा बच्चों, शंकर भगवान पे फल के रूप में चढ़ाया जाता है, एट्रोपा बेलाडोना। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इस प्लांट का यहाँ पे धतूरा का आपको स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये धतूरा है, धतूरे को इसको उपयोग करते हैं नशे के लिए। तो हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यूफोरिया का एहसास कराएगा, हेलोसिजेनिक हो जाएगा। तो ये नशे नहीं करना चाहिए बच्चों, नशे करने से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, और आज का यूथ जो नशे में जा रहा है उसको रोकना चाहिए गिरने से। तो ड्रग्स जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं, एम्फेटामाइंस हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं एंड अदर सिमिलर ड्रग्स हैं दैट नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। तो नॉर्मली इनका फंक्शन है मेडिसिन की तरह, टू हेल्प पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया। अगर डिप्रेस्ड है तो एंटी डिप्रेशन ये दवाइयों की तरह काम कर सकते हैं। नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने में, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, तो इंसोम्निया को ट्रीट कर सकता है, और ऑफन अब्यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। बच्चों इनमें से एक मॉर्फिन है ड्रग, जो कि बच्चों मॉर्फिन को हम लोग जानते हैं सेडेटिव है और पेन किलर है, लेकिन एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। इसका सर्जरी में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद दर्द बहुत होता है या सर्जरी में दर्द बहुत है, उसको कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट एंड सीड्स जिनमें हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टी होती है have been used for 100 of years in folk medicine, religious ceremony एंड रिचुअल्स में। देखिए रिलीजियस सेरेमनी कह दिया, जैसे मैंने कहा शंकर जी पे धतूरे का फूल चढ़ता है, रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब मनाए जाते हैं, उनमें इनका उपयोग होता है। व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज, तो अगर मेडिसिनल यूज के अलावा हम इसका यूज कर रहे हैं इन अमाउंट या फ्रीक्वेंसी में, दैट इम्पेयर, जो कि हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को प्रभावित कर सकती है गलत ढंग में, तो इसे बोलते हैं बच्चों इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज। तो ड्रग अब्यूज की डेफिनेशन सबसे लास्ट में दी गई है। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्मोकिंग के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे क्या बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, वो नशा नहीं है? तो इट इज ऑल्सो अ नशेड़ी वाली आदत है, ये नशा है बच्चों। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। इसमें बच्चों क्या करते हैं, टोबैको का यूज करते हैं। टोबैको हैज बीन यूज्ड फॉर वी ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 years। 400 साल हो गए टोबैको का यूज करते हैं, और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इट इज स्मोक्ड, इसको धुएं के रूप में लेते हैं बच्चों, चीव्ड और यूज्ड एज अ स्नफ। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन। तो इसमें बच्चों कई सारे केमिकल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन को याद करिए कि एक प्रकार का ये एल्केलॉइड है। निकोटीन स्टिमुलेट करता है। तो बच्चों निकोटीन करता क्या है, ये एल्केलॉइड तो है। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, 2 की संख्या में होती हैं, प्रत्येक किडनी में एक सुप्रारीनल ग्लैंड ही, इसीलिए इसको बोलते हैं। रीनल माने किडनी और सुप्रा माने सुपीरियर। टू रिलीज एड्रेनलिन, यहां से हार्मोन निकलता है बच्चों एड्रेनलिन, और नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी आप बोल सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन में इसको डाल दिया जाता है। जिससे होता क्या है, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा देता है और हार्ट रेट को बच्चों बढ़ा देता है। स्मोकिंग एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। अगर जो लोग यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं वो जान लें कि उनको भविष्य में लंग कैंसर होने का खतरा है, यूरिनरी ब्लैडर होने के कैंसर का होने का खतरा है, गले के कैंसर होने का खतरा है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इम्फाइसमा हो सकता है बच्चों, उनका लंग एरिया काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एरिया काफी घट जाएगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है बच्चों, सीओडी हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है,
टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ, अगर टोबैको को च्यूइंग रूप में लिया जा रहा है, चबा रहे हैं, तो ओरल कैविटी के कैंसर हो सकता है बच्चों। स्मोकिंग इंक्रीज करता है। अब स्मोकिंग से एक और यहाँ पर दुष्प्रभाव है कि ये ब्लड में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज सीओ के कंटेंट को बढ़ा देता है, और इसीलिए जब सीओ का कंटेंट बढ़ जाएगा तो इसकी आप ऑर्डर याद कर लीजिए बच्चों, सबसे अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व हो सकता है, उससे अच्छा CO, उससे कम CO2, और सबसे कम में आता है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर इनकी डिसॉल्विलिटी का ब्लड में, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ बाइंड हो पाएगा, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होने पाता है बच्चों हीम पार्ट से, दैट इज हीमोग्लोबिन पार्ट से ऑक्सीजन नहीं बंधने पाता है। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में धुएं के फॉर्म में लेने से। So when one buys packet of cigarette and cannot miss the statutory warning that is present on the packing which warn against smoking and say how it is injurious to health। आजकल जब लोग सिगरेट का बच्चों इस तरीके से पैकेट खरीदते हैं तो इस पैकेट पे कुछ पिक्चर्स भी गवर्नमेंट बना करके दे रही है, साथ में यहाँ लाइनिंग्स भी वार्निंग की लिखी रहती है, लेकिन फिर भी लोग नशा करना चाहते हैं। Yet smoking is very prevalent in society both among young and old। तो ये प्रीवैलेंट है बच्चों, चाहे यंग पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, यहाँ पे स्मोकिंग लोग कर रहे हैं। नोइंग द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, अगर ऐसे लोगों को डेंजर्स के बारे में बताया जाए कि अगर आज आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो आपको भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं, तो हो सकता है इनको हम बचा सकते हैं, और इसके एडिक्टिव नेचर को बताया जाए यूथ को, ओल्ड पर्सन को, नीड टू अवॉइड दीज हैबिट, जिससे उनकी ये गलत हैबिट्स जो है वो दूर की जा सके। एनी एडिक्शन रिक्वायर काउंसलिंग, अब इन लोगों को अगर बहुत दिन से ये कार्य कर रहे हैं, 20 साल 25 साल हो गए नशा करते हुए, तो आप इनकी काउंसलिंग करवाइए, इनको मेडिकल हेल्प दिलवाइए, जिससे इनकी ये गलत आदत बच्चों, लत जिसे कहते हैं, ये छुड़ाई जा सके। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज का। तो व्हाट इज द एडोलेसेंस एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद ड्रग अल्कोहल अब्यूज, लेट मी टॉक अबाउट इट। एडोलेसेंस क्या है बच्चों, एक एज है जिसमें हमारा एडल्टहुड आ रहा होता है और चाइल्डहुड पीछे छूट रहा होता है। चाइल्डहुड मतलब 11 से 12 साल और एडल्टहुड मतलब 14 से लेकर के 18 साल। तो ये 18 साल की जो जर्नी है, 18 इयर्स आने वाले जो पीरियड है, उसमें क्या है, हमारा बचपन छूट रहा होता है और एडल्टहुड स्टेज आ रही होती है। तो ये बीच का जो ईयर है 6 से 7 साल के ये जो है ना ईयर, इन्हीं को कहा गया है एडोलेसेंस। और इस एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर या कहने उस छात्र के अंदर या स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको जान लेने की, उनको एक्सपीरियंस कर लेने की। इसकी वजह से वो कभी कभी बच्चों ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के भी साइकिल में फंस जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। एडोलेसेंस मींस अ पीरियड, पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड है, एक ईयर का पीरियड है और एक प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज हर एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। देखिए यहाँ कह रही है एनसीईआरटी कि इसी में हमारा एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड बच्चों दो प्रकार का होता है, वरना तो हम पॉजिटिवली ग्रो करेंगे, वरना हमारा एटीट्यूड बच्चों निगेटिव होगा। द पीरियड बिटवीन 12 से लेके 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एज एडोलेसेंस पीरियड। 12 से 18 साल का जो पीरियड है, इसको समझा जा सकता है या सोचा जा सकता है कि ये एडोलेसेंस का पीरियड है। दूसरे शब्दों में कहें तो एडोलेसेंस एक ब्रिज है जो कि चाइल्डहुड को एडल्टहुड से लिंक करने का काम करता है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच ब्रिज है, ऐसा भी पुल है, मान सकते हैं। एडोलेसेंस इज accompanied by several biological behavioral changes। यहाँ पर बच्चों बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी हैं और बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंस थस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज, ये बहुत वल्नरेबल फेज है क्योंकि इसमें इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, हमारी मेंटालिटी बदल रही है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअल में, इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। क्यूरियोसिटी की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स या छात्र यहाँ पे नशे में पड़ जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी नीड फॉर एडवेंचर, अब क्यूरियोसिटी होगी तो एडवेंचर करने का मन होगा, एक्साइटमेंट का रहेगा, एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा। कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज which motivate youngsters toward drug and alcohol use, जो कि यंगस्टर्स को किधर मोड़ देंगे बच्चों,
नए एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे कि चलिए आज हम लोग सिगरेट पी के देखते हैं, तंबाकू खा के देखते हैं, ये नशा करके देखते हैं। चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने पे इनको मूव कर देती हैं ये सारी चीजें जो बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट। अब अगर इनको ड्रग यूज करने से कुछ बेनिफिट लगता है कि ठीक है मेरे ऊपर प्रेशर आया था एग्जाम का और मैंने इस ड्रग को यूज कर लिया था तो मैंने अच्छा कर लिया था, थोड़ा तो अच्छा ही कर लिया था फेल होने से, तो ये इनके अंदर ये बात रह जाती है कि जब जब मेरे ऊपर प्रेशर आएगा मैं इस ड्रग को यूज कर सकता हूँ। तो बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल, ये ड्रग के यूज को इनके माइंड में ये स्टोर कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो पहली बार तो क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में यूज करते हैं, बट बाद में चाइल्ड स्टार्ट कर देता है टू escape फेसिंग प्रॉब्लम, जीवन में आने वाली प्रॉब्लम जो है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है उनको escape करने से, उनको उनसे बचने के लिए ड्रग का यूज करना शुरू कर देता है। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमी or examination has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs। स्कूल में अच्छा करना है, अच्छी परफॉर्मेंस लानी है, सोसाइटी में अच्छा करना है, अच्छा दिखना है, अच्छा पैसा कमाना है, ये सब कुछ जो यंगस्टर्स पे एक अलग ही दुनिया का यहाँ पे प्रेशर होता है वो भी इनको मोड़ देता है बच्चों अल्कोहल और ड्रग लेने की ओर। दारू और शराब इन सब के नशे में ये पड़ जाते हैं। The perception among youth that is cool or progressive to smoke, एक परसेप्शन यूथ के अंदर ये भी है कि जो सिगरेट जलाता है वो कूल दिखता है, जो बियर पीता है वो कूल होता है, या प्रोग्रेसिव है, उसकी सोच प्रोग्रेसिव समझी जाती है नशा करने के लिए, तो इसलिए भी वो ड्रग या अल्कोहल का यूज करने लगते हैं। इज ऑल्सो इन अ विन वे टू मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिटेट। एक्चुअली क्या है, इनका ओरा ही वैसा है, इनके फ्रेंड्स वैसे हैं, इनका सर्किल वैसा है, इस वजह से भी ये बच्चों स्टार्ट कर देते हैं ड्रग्स और सिगरेट स्मोकिंग करना। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रोमोट दिस परसेप्शन। आप टेलीविजन पे कैसी मूवीज देखते हैं, जिन मूवीज में बार बार नशा करने वाले दृश्य आते हैं तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। मूवीज पे ऐड आते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं, नशे की लत आपको लग सकती है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सीरियल और ऐसे पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें कूल ड्यूड वाली छवि आपको दिखती है, तो वहां से भी ये प्रमोट करते हैं बच्चों नशे को। अदर फैक्टर जो कि देखने को आते हैं एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज among adolescent आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। छात्रों में जो दोस्तों का दबाव होता है, दोस्तों के दबाव के कारण कुछ लोग यहाँ पे ड्रग्स एंड अल्कोहल लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग बच्चों जिनकी फैमिली में बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, उनको एक अनसपोर्टिव या अनस्टेबल कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट मिलता है, उसकी वजह से भी लोग ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज करने लगते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस आता है। अब एडिक्शन कैसे होता है, कैसे डिपेंड हो जाता है कोई ड्रग्स पे, तो बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट, जो हमने बात किया ना कि पहले हमने क्या किया, क्यूरियोसिटी के तौर पे ड्रग्स को लेना शुरू किया, लेकिन हमें कुछ बेनिफिट्स भी दिखे कि ठीक है हमारे ऊपर जो प्रेशर था एग्जाम का उसमें हमने थोड़ा सा अच्छा कर लिया था ड्रग्स को लेकर के, तो ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली फिर रिपीटेडली यूज होने की आदत में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs। जब आप इसको लेना शुरू करते हैं बच्चों तो इसकी आगे आगे डोज बढ़ती ही रहती है। एडिक्शन क्या है, व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन एक प्रकार का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट कहा जाएगा टू सर्टेन इफेक्ट्स। भाई आपने ड्रग्स लिया और बॉडी में आपको कोई इफेक्ट आया, उस इफेक्ट को आपने महसूस किया, आपके लिए अच्छा था वो, तो आपने उस इफेक्ट को याद कर लिया। अब जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो आप सोचेंगे ठीक है मैंने ड्रग लिया था, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ था, अच्छा लगा था, चलो इस बार भी मैं ड्रग को ले लेता हूं। तो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है उस ड्रग के साथ या अल्कोहल के साथ या स्मोकिंग के साथ। तो आपको जो अच्छा लगने की प्रॉब्लम है ना, वो अच्छा लगने वाले जो लक्षण है उसको बोलते हैं यूफोरिया। यू का मतलब अच्छा, मतलब गुड, और फोलिया माने मतलब रियलाइज। तो आप अच्छा रियलाइज कर रहे हैं, अच्छा फील कर पा रहे हैं, गुड फीलिंग आपको आ रही है, यूफोरिया हो रहा है। टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, आपको टेम्पोररी ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बॉडी में, आपकी बॉडी बहुत फिट है। एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल, these drive people to take them even when these are not needed।
और उसके बाद क्या होता है, अभी तो आपने एग्जाम वगैरह में यूज किया, फिर धीरे धीरे आप इसको यूज, जब इसके आप आदी बन जाते हैं, जब आप उसकी हैबिट लग जाती है, लत लग जाती है, तो जब आपकी जीवन में इसकी जरूरत नहीं होती है तब भी आप इसको लेना शुरू कर देते हैं। और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई लोग ड्रग और अल्कोहल का यूज करते हैं। जीवन में कोई बात उनकी नहीं बनती है, उनके फेवर में नहीं होती है, तो वो उस चीज को फेस नहीं कर पाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। सहारा किसका ले लेते हैं? ड्रग का और अल्कोहल का। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in our body increases. अब हमारी बॉडी में जो इनके लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जैसे हम इनके लिए हैबिचुअल होते जाएंगे, हमारे रिसेप्टर्स बच्चों इनके लिए टॉलरेट होते जाएंगे। टॉलरेंस का मतलब समझिए, जैसे किसी ने शुरुआत की थी एक ढक्कन दारू पीने से, कि वो एक ढक्कन दारू पी लेता था तो उसको नशा हो जाता था। बीतते हुए समय के साथ 2-3 महीने बीतेंगे तो उसको एक ढक्कन दारू से नशा नहीं होगा, कम से कम उसको 2-3-4 ढक्कन पीने पड़ेंगे दारू के, उसमें मिला करके, तभी उसको नशा होगा। तो इसको कहते हैं बच्चों टॉलरेंस आ जाती है बॉडी में, क्योंकि रिसेप्टर टॉलरेट हो जाते हैं हाइयर डोज के लिए। अब लोअर डोज उस पर असर नहीं करती है। Consequently, the receptor respond only to higher dose of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction. तो ड्रग के साथ भी यही होता है, रिसेप्टर बच्चों टॉलरेट हो जाते हैं, और अल्कोहल के साथ भी यही होता है, रिसेप्टर टॉलरेट हो जाते हैं। दैट्स वाई कि अल्कोहल अब्यूज करने वाले का लीवर जल्दी डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो हाइयर डोज लेकर के ही अपने आप को यूफोरिया वाली कंडीशन में ले जा सकता है। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addiction. जितने लोग भी ड्रग्स लेना शुरुआत कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि आप इसको एक बार जरूर ले रहे हैं, लेकिन फिर ये फोर रनर हो जाएगा, आपको आगे चल के ये एडिक्शन कॉज करवाएगा ही करवाएगा, आपको एडिक्ट बनवा देगा। आप घर बेच के पैसा अपना खर्च करके, जेवर बेच करके नशा करेंगे। Thus, the addictive potential of drug and alcohol pull the user into a vicious circle, leading to their regular use abuse, from which he/she may not be able to get out. तो आपने ड्रग या अल्कोहल का यूज एक बार के तौर पे किया था शुरू, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर ये हैबिट आ गई और आप इससे बाहर नहीं निकल पाए, आप इसकी साइकिल में ही उलझ करके रह जाएंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग आपकी कराने वाला नहीं है, तो पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। पर्सन और ज्यादा एडिक्ट हो जाएगा और इन्हीं ड्रग्स या अल्कोहल पे डिपेंड हो जाएगा। नाउ अब डिपेंडेंसी क्या है? व्हाट इज द डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की टेंडेंसी है टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम। मान लीजिए जो नशा करता है उसको आप नशा करने से रोक रहे हैं, उसको कमरे में बंद कर दिया गया है, घर में बंद कर दिया जाए, आप बोल रहे हैं कि हम उसे अच्छी डाइट देंगे, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए देंगे, लेकिन नशा करने के लिए नहीं देंगे, तो होगा क्या? उसकी बॉडी में कुछ एडवर्स फंक्शन होने लगेंगे। इन्हीं को कहा गया है बच्चों विथड्रॉल सिंड्रोम। उसे अच्छा नहीं लगेगा। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल की आप एड्रप्ट कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो विथड्रॉल सिंड्रोम आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, ओपियम पॉपी की जो रिसेप्टर हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे हैं, ब्रेन पे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे हैं। अब किसी को अगर ओपियम पॉपी के नशे को रोका जाए, पैपावर सोमनीफेरम से इसको बोला जाए कि तुमको अफीम नहीं लेनी है, तुमको चरस नहीं खाना है, तो उसके साथ होगा क्या? उसको डायरिया हो जाएगा बच्चों, डायरिया हो जाएगा, उसका इम्प्रॉपर बाउल सिंड्रोम हो जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज भी आपको करना पड़ सकता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, और कुछ केसेस में एंजाइटी हो सकती है, सैकिनेस, बॉडी में कपकपाहट हो सकती है, नोजिया, जी मिचला सकता है, स्वेटिंग, यहाँ पे पसीना निकल सकता है, विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज्ड इन रिज्यूम्ड अगेन। और अगर आप बच्चों उसको ड्रग दे देते हैं दोबारा यूज करने के लिए, तो ये सारे सिम्टम्स उसके पास से चले जाते हैं। इन सम केसेस विथड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर, कुछ केसेस में तो ये विथड्रॉल सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं, इवन लाइफ, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं ये हाइयर डोज वाले होते हैं और पुराने नशे के आदी होते हैं, कम से कम 5 से 6 साल वाले। एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन, ऐसे लोगों को हमें बच्चों मेडिकल सुपरविजन में रखने की जरूरत पड़ती है। डिपेंडेंसी लीड्स टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। अब जब एक बार व्यक्ति एडिक्टिव हो जाता है
और ड्रग्स पे, अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है, तो वो सारे सोशल, सामाजिक नियमों को ताक पे रख देता है, सारे सामाजिक नियमों को तोड़ देता है इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स। बस उसे ये पता है कि मुझे इतना पैसा जुटाना है जिससे कि मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूं, इसलिए वो सारे सामाजिक नियमों को तोड़ करके चोरी चकारी इन सब में व्यस्त हो जाता है। तो सैटिएट इज हर नीड्स, दीज रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। और ऐसा इन इन सब लोगों को भुगतता कौन है? गुड पीपल। जो अच्छे लोग वॉक पे निकल रहे हैं, माताएं बहनें चेन वेन पहन के निकल रही हैं, उनके साथ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। कई बार तो ये लोग हत्या भी कर देते हैं, माताओं बहनों को मार देते हैं और उनकी चेन और अंगूठी लूट करके भाग जाते हैं, इसलिए कि उनको नशा करना है। तो ये सोशल नॉर्म्स को भी बच्चों यहाँ पे प्रभावित करते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे कि ड्रग के और अल्कोहल अब्यूज के आप इफेक्ट क्या देखते हैं। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर क्या है? रेकलेस बिहेवियर एक प्रकार का ऐसा बिहेवियर है जिसमें व्यक्ति को दिखने लगता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, बिना फर्क वाला बिहेवियर, कुछ भी हो रहा है उसके साथ, जीवन उसकी लाइफ के साथ कुछ भी हो रहा है, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है। वेंडलिज्म, अभद्र हो जाएगा, वायलेंस करने लगेगा, हिंसक हो जाएगा बच्चों। अभद्र मतलब गालियों से बात करेगा, मारने पे उतारू हो जाएगा दूसरे को जो समझाएगा। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू द कोमा। अगर अगर एक्सेसिव ड्रग बच्चों ली जाती है तो कोमा और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, सेरेब्रल हीमोरेज। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर डेथ हो सकती है इन केसेस में ड्रग अब्यूज में, तो किस वजह से? पहला कहा गया है रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा, दूसरा कहा गया है हार्ट फेल्योर, और तीसरा कहा गया है सेरेब्रल डैमेज। सेरेब्रल मतलब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो छोटी छोटी कैपिलरीज गई हैं, ब्लड कैपिलरीज बच्चों, वो डैमेज हो सकती हैं। तो ब्लड वेसल के डैमेज होने से भी यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग। तो ओवरडोज कब होती है? याद रखिए, जब हम ड्रग भी ले रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं, एंड इवन डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ, यूथ में साइन क्या दिखेंगे? इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार डाउन जा रही होगी, उनके मार्क्स नीचे जा रहे होंगे, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस घट रही होगी। अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज से वो अब्सेंट रहना शुरू कर देंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, उनकी खुद की हाइजीन में आपको कमी दिखने लगेगी, ठीक है, वो साफ सफाई नहीं करेंगे अपनी। विड्रॉल, यहाँ पे बच्चों हाइजीन विड्रॉल दिखेगा, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देंगे, सोसाइटी से थोड़ा बच के रहेंगे, डिप्रेस रहा करेंगे, डिप्रेशन में पाया जाएगा। थकान वाला बिहेवियर दिखेगा, हमेशा थकान थकान रहेगी। अग्रेसिव हो जाया करेंगे छोटी मोटी बातों पर। रिबेलियस बिहेवियर हो जाएगा बच्चों इनका। डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप से संबंध अपना तोड़ना शुरू कर देंगे, मम्मी पापा को कुछ नहीं मानेंगे, भाई बहनों को नहीं कुछ मानेंगे, अपने दोस्तों को कुछ नहीं मानेंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अपनी जो खुद की हॉबीज होंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स वाली हॉबीज हो या सिंगिंग हो, इन सारी हॉबीज से वो पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे। इनके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डाइट तो कम ही हो जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न भी इनका प्रभावित हो जाएगा, दिन में सोएंगे रात में जगेंगे। फ्लक्चुएशन इन वेट देखने को मिलेगा, इनकी भूख में भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो देयर मे इवन बी सम फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। If an abuser is unable to get money to buy drug, alcohol, he she may turn to stealing. तो अगर पैसा नहीं मिलता है बच्चों जितना जरूरी है ड्रग को खरीदने के लिए, तो ये बच्चों चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At a time, drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his or entire family. तो देखिए, ये जिसने ये ड्रग अब्यूजर है, ये अपने लिए ही नहीं, इसने अपनी लाइफ तो खराब की, साथ में बच्चों ये फैमिली और सोसाइटी के लिए भी बर्डन बन जाता है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बर्डन बन जाता है। क्योंकि ये ए नाम का ड्रग अब्यूजर बच्चों बी से भी पैसा लेगा, सी से भी पैसा लेगा, डी से भी लेगा, ई से भी लेगा। बी को बोलेगा मेरी मम्मी लौटा देंगी, सी को बोलेगा मेरे पापा लौटा देंगे, और पी को बोलेगा मेरा फ्रेंड है वो लौटा देगा, लेकिन ये पैसा किसी को नहीं लौटा पाएगा। अंत में सब लोग इससे कट आउट हो जाएंगे, अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे, और ये समाज में केवल चोरियां करेगा, चोरियों से अपनी चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। आगे और क्या बताया गया बच्चों?
दोज हु टेक ड्रग्स, जो लोग बच्चों ड्रग लेते हैं इंट्रावेनियसली, इंट्रावेनियसली मतलब अपने वेन में इंजेक्शन लगा के इंजेक्शन लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर पे बात बताई थी ना, क्योंकि इंजेक्शन भी उनको महंगा लगने लगता है। अगर 5 लोगों का ग्रुप है ड्रग लेने का तो उनको 50 रुपए चाहिए होंगे, तो 50 रुपए की भी बचत करने लगते हैं, तो सोचते हैं एक इंजेक्शन लाते हैं, एक ही इंजेक्शन से 5 लोग लगाते हैं। तो डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग अ निडल एंड सिरिंज आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन, इनको हो सकते हैं, ये आपस में बच्चों इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसे ही इन्फेक्शन है जो इन दोनों ड्रग अब्यूजर को हो सकते हैं। वायरसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल बाय सिरिंज। ये मैं पढ़ा चुका हूँ एड्स में, मैंने आपको बताया था कि एड्स और हेपेटाइटिस बी बच्चों इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज से फैल सकते हैं। तो ऐसा ही देखने को होता है, इसलिए इनको हेपेटाइटिस और एड्स भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये लोग मरते हैं ड्रग अब्यूजर्स। एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इन्फेक्शन है बच्चों, कम से कम 5 to 7 ईयर लग जाएंगे सिम्टम्स आते आते, और उसको हम लोगों ने विंडो पीरियड कहा था। अल्टीमेटली बच्चों फैटल होते हैं, मतलब मृत्युकारक होते हैं, इनकी मौत हो जाएगी, अंत में इन्हीं से ये मरेंगे। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। और ये भी याद रखिए बच्चों, एड्स के बारे में हम लोगों ने कहा था कि इन्फेक्टेड निडल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने से और इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से भी यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलता है। तो सावधानी पूर्वक ये सब चीजों को देखना है। यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस मे आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर यूथ में अल्कोहल का उपयोग पहले ही शुरू हो चुका था तो ये लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट देखने को बच्चों मिलते हैं। अल्कोहल के तुरंत नहीं मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, 5, 7, 8, 10 साल के बाद। इसमें लीवर इफेक्ट होता है बच्चों। इट कुड लीड टू हैव ए ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। यहाँ पर बच्चों क्रोनिक यूज ड्रग का करते हैं तो अल्कोहल ये हमारे डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को और स्पेशली लीवर को करता है। लीवर की सिरोसिस, लीवर में स्वेलिंग कर देगा कॉज। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट टू फीटस। अगर प्रेगनेंसी में बच्चों ये किया जाए अल्कोहल यूज तो फीटस को भी बच्चों यहाँ पर ये अफेक्ट कर सकता है। अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये मिसयूज करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, जिससे इनको दर्द ना हो, पेन ना हो। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए। डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। सर्टेन हार्मोन्स हैं जिनको यूज करते हैं इन स्पोर्ट्स में टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ और अपने बॉडी को बल्की बनाने के लिए। प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर के करना क्या है, उनको अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, इस वजह से ही ड्रग का यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स। अगर फीमेल बच्चों करती हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड का उपयोग तो उनके अंदर मेल वाले कैरेक्टर मैस्कुलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फीचर लाइक मेल्स हो जाएंगे, एक जैसे एग्रेसिवनेस आ जाएगी, मूड स्विंग होने लगेगा, डिप्रेशन आएगा, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी फेस और बॉडी पे, क्लिटोरिस बढ़ जाएगा, वॉइस में डीपनिंग आने लगेगी, आवाज मतलब मेल जैसी आवाज होने लगेगी। और अगर मेल करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग तो इट इंक्लूड एक्ने, फेस पे स्पेशली बच्चों दाने निकल आएंगे, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन गिर जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी और लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, बाल झड़ने लगेंगे बॉडी के बच्चों, गंजापन आने लगेगा, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगी। दीज इफेक्ट मे बी परमानेंट हो सकते हैं विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, जैसे जैसे इसका यूज बढ़ाएंगे वैसे ये परमानेंट हो जाएंगे। इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, बच्चों यहाँ पे बॉडी एक्ने देखने को मिलते हैं, एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन मे रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। तो यहाँ पे बच्चों ग्रोथ रुक भी सकती है, इसलिए इसका मिसयूज मत करिए, ड्रग का उपयोग यहाँ पे मिसयूज करने वाला नहीं है। अब आगे सेक्शन है 7.5.4 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बताता है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक पुरानी कहावत है कि यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन, क्यों ना हम प्रिवेंशन कर लें तो क्योर करने की नौबत ही नहीं है। holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence.
यहाँ पर अल्कोहल और ड्रग का उपयोग करना शुरू किया था बच्चों यंग एज में। Hence it is the best to identify the situation that may push an adolescent toward use of drug or alcohol and to take remedial measure well in time। तो पहले ही हम लोग बच्चों इनको रोकने के लिए उपाय करना शुरू कर दें, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीचर और पेरेंट्स पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Parenting that combined with high level of nurturance, consistent discipline has been associated with lower risk of substance, alcohol, drug, tobacco abuse. Some of the measure mentioned, यहाँ पे कुछ measure दिए जा रहे हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जैसे avoid undue peer pressure। यहाँ पे जबरदस्ती का बच्चों छात्रों को प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने दोस्तों का, पीयर प्रेशर से बचना चाहिए। तो लिखा है एवरी चाइल्ड हैज हिज और ओन पर्सनली चॉइस होती है उसकी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किस एरिया में रहे, रिस्पेक्टेड नर्चर्ड। ए चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर थ्रेशोल्ड टाइम। अगर बच्चों आपके बच्चे के 90% आते हैं तो जरूरी नहीं आप 99 वाले से उसको कंपेयर करो कि नहीं तुम्हारे भी 99 ही आने चाहिए। ऐसी ही चीजें उसको भारी दबाव में ले जाती हैं, कंपेयर करना आप शुरू कर देते हैं, इस वजह से उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, वो अपने आप को कमतर आंकना शुरू करता है। एजुकेशन और काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। उसकी बच्चों प्रॉब्लम फेसिंग और स्ट्रेस को समझाइए कि जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगे, स्ट्रेस आएगा, तो उस स्ट्रेस को कैसे आप फाइट करेंगे, कैसे उसको टेकअप करेंगे। इट वुड ऑल्सो बी वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी इनटू हेल्दी परस्यूट। उसको स्पोर्ट्स वगैरह में डालिए, उसको रीडिंग में आगे बढ़ाइए, म्यूजिक, योगा, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालिए, जिससे उसका आगे जीवन अच्छा बन सकता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। और जब कभी वो इस तरीके से उसमें पढ़ रहा हो तो पेरेंट्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके दोस्तों को उसकी मदद करनी चाहिए, इमीडिएटली मदद करनी चाहिए, गाइड कर सकें। हेल्प मे इवन बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। Beside getting proper advice to sort out their problem, this would help young to vent their feeling of anxiety and guilt. Anxiety और guilt से बाहर निकालने के लिए पेरेंट्स और उसके दोस्त ही मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। कुछ डेंजर साइन है जिनको हमें देखना चाहिए। अलर्ट हो जाता है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जब हम कुछ डेंजर साइन देखते हैं। इवन फ्रेंड भी इन डेंजर साइन को पहचान सकते हैं। अगर कोई ड्रग या अल्कोहल को ले रहा है तो should not hesitate to bring this to the notice of parents। तो उसके दोस्त ये इंफॉर्मेशन उनके माता पिता को, टीचर को जरूर बताएं। अप्रोप्रिएट मीजर लिए जाएं जो कि रिक्वायर्ड है उसके डायग्नोज कराने के लिए मेलेडी को। अंडरलाइंग कॉजेज, दिस वुड हेल्प टू इनिशिएटिंग प्रॉपर रिमेडियल स्टेप्स एंड ट्रीटमेंट। अगला क्या बताया जा रहा है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर कोई बहुत ज्यादा ही नशा करने का आदी हो गया और उसका नशा छुड़वाना है तो मेडिकल हेल्प को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन सेंटर। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं जहां पर इनको भेज करके ऐसे इंडिविजुअल्स को बच्चों हम लोग ड्रग्स से दूर कर सकते हैं। हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट इनटू द quagmire of drug alcohol abuse. With such help, affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of problem completely and lead a perfectly normal healthy life। तो अगर वहां वो लोग जाते हैं तो अपनी विल पावर के तौर पे इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी और परफेक्टली नॉर्मल लाइफ को बच्चों जी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समरी स्टार्ट हो जाती है, ये चैप्टर एंड हो गया। इसके हमें क्वेश्चन करने हैं। ड्रग अल्कोहल अब्यूज से बच्चों ये लास्ट सेक्शन जो था अल्कोहल वाला, यहाँ पे एडोलेसेंस वायरस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस थोड़े से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट पढ़ दिया क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनेंगे एड्स से बनेंगे, वहां पे कैंसर से बनेंगे और ड्रग से बनेंगे। ये अल्कोहल और एडोलेसेंस वाले से नहीं बनेंगे, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो समरी को प्लीज आप लोग रीड कर लीजिए। अब हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज के क्वेश्चन पे रहेगा। बाय बाय।